और इस चर्चा का जो मुख्य स्रोत है वो बहुत ही खास है। हम मंगेश बनीबाई काशीराम रेपाड़ द्वारा लिखे गए एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पाठ पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये पाठ वो केवल तारीखों या घटनाओं का कोई सूखा लेखा जोखा नहीं है। ये मराठा साम्राज्य के गौरवशाली इतिहास और विशेष रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज के अद्वितीय नेतृत्व के प्रति लेखक की एक अत्यंत सम्मानजनक श्रद्धांजलि है। जी, और हमारा जो आज का मिशन है इस चर्चा में वो यही है कि हम इस पाठ के पन्नों से उन बारीकियों को निकालें जो ये समझाती हैं कि कैसे एक सटीक सैन्य रणनीति ने भारतीय इतिहास की पूरी दिशा ही बदल दी। एकदम सही। और यहाँ मैं ये भी साफ कर दूं कि हम किसी पक्ष का राजनीतिक या वैचारिक समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम विशुद्ध रूप से लेखक द्वारा प्रस्तुत किए गए उन रणनीतिक और सामरिक पहलुओं का निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे जिन्होंने उस समय की सबसे बड़ी ताकत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये निष्पक्षता बहुत जरूरी है क्योंकि इतिहास को समझने का यही सही तरीका है। बिल्कुल। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। इस पूरे परिदृश्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस भारी विषमता को समझना होगा जो इन दोनों ताकतों के बीच मौजूद थी। विषमता से आपका मतलब है उनकी सैन्य ताकत का अंतर? हाँ, मेरा मतलब है जब मंगेश बनीबाई काशीराम रेपाड़ का ये पाठ मुगल सम्राट औरंगजेब की शक्ति को चुनौती देने की बात करता है तो हमें उस शक्ति के वास्तविक आकार का अंदाजा लगाना होगा। बाप रे, मतलब वो बहुत विशाल रही होगी। बिल्कुल। मुगलों की सेना केवल सैनिकों की गिनती तक सीमित नहीं थी, उनकी एक पूरी लॉजिस्टिक या रसद व्यवस्था थी। अच्छा। उनके पास विशालकाय तोपें थीं जिन्हें खींचने के लिए सैकड़ों बैलों की जरूरत पड़ती थी। मतलब जब उनका लश्कर चलता था तो वो मीलों तक फैला होता था। ये तो सच में डराने वाला दृश्य रहा होगा। वही तो। और दूसरी ओर मराठा सेना आकार में छोटी थी लेकिन उनका ढांचा बिल्कुल अलग था। उनके पास भारी साजो सामान नहीं था। तो मतलब उनकी ताकत कुछ और ही थी। एकदम सही। लेखक इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि यह टकराव केवल शारीरिक बल का नहीं था, ये गति, चपलता और एक पूरी तरह से अलग सामरिक सोच का टकराव था। मतलब मुगलों की इस भारी भरकम व्यवस्था और मराठों की चपलता को देखकर मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है। अच्छा, बताइए। ये कुछ ऐसा है जैसे एक बहुत बड़े, भारी और अजेय माने जाने वाले समुद्री जहाज को एक छोटी लेकिन बेहद फुर्तीली और चतुर नाव सीधी चुनौती दे रही हो। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है क्योंकि वो जो बड़ा जहाज है वो अपनी जगह पर बहुत ताकतवर है लेकिन मुड़ने में या अचानक दिशा बदलने में उसे बहुत समय लगता है। हाँ, और वो छोटी नाव लहरों के बीच से कहीं भी आसानी से निकल सकती है। बिल्कुल। और ये उदाहरण उस समय की भौगोलिक स्थिति और मराठों की जो गनीमी कावा यानी छापामार युद्ध नीति थी उसकी एकदम सही व्याख्या करता है। तो क्या ये भूगोल का फायदा उठाने वाली बात थी? जी बिल्कुल। मुगलों की जो भारी तोपें उत्तर भारत के सपाट मैदानों में तबाही मचा सकती थी, वे सह्याद्री की ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों, संकरे रास्तों और घने जंगलों में पूरी तरह से बेकार हो जाती थी। अच्छा, मतलब उनका सबसे बड़ा हथियार ही उनकी कमजोरी बन गया। हाँ। लेखक ने अपने पाठ में जिस मानसिक और रणनीतिक दृढ़ता का जिक्र किया है वो यही है। मराठों ने अपने भूगोल को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। वे अपने साथ भारी रसद नहीं ढोते थे। एक मराठा सैनिक थोड़े से बाजरे और प्याज पर कई दिनों तक तेजी से सफर कर सकता था। अरे वाह! यही गतिशीलता ही मुगलों के भारी भरकम ढांचे के खिलाफ उनका सबसे बड़ा रणनीतिक दांव थी। सही। ये छापामार युद्ध और पहाड़ियों का फायदा उठाना तो समझ में आता है। मतलब जब आप छिपकर वार कर रहे हो तो ये रणनीति बहुत कारगर है। लेकिन जब हम मंगेश रेपाड़ के पाठ में गहराई से जाते हैं तो वो एक बहुत ही विशिष्ट घटना पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। सालेहर के युद्ध पर। हाँ, सालेहर के युद्ध पर। और जहां तक इतिहास की समझ है, सालेहर का युद्ध कोई छोटी मोटी छापामार झड़प तो थी नहीं। बिल्कुल नहीं। ये तो एक खुला आमने सामने का युद्ध था। एक ऐसी स्थिति जहां मतलब 1 लाख से अधिक सैनिक सीधे एक दूसरे से टकरा रहे थे। सही बात है। तो यहाँ एक बड़ा तार्किक सवाल खड़ा होता है। लेकिन मुगलों की इतनी विशाल शक्ति को देखते हुए क्या सालेहर के युद्ध में मराठों की सफलता केवल एक संयोग था या इसके पीछे कुछ और था जिसे लेखक उजागर करना चाहते हैं? मतलब अगर मुगलों के पास इतनी भारी तोपें थीं तो एक छोटी सेना सीधे खुले मैदान में तोपों के गोलों की बारिश से बच कैसे सकती है? क्या वे बस सीधे तोपों के सामने दौड़ पड़े थे?
यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि सालेर के युद्ध में मराठों ने मुगलों को अपनी शर्तों पर लड़ने के लिए मजबूर किया। अपनी शर्तों पर? हाँ, मंगेश बनीबाई काशीराम रेपाड़ ने इस युद्ध को जो निर्णायक जीत कहा है, उसके पीछे का सामरिक विज्ञान बहुत गहरा है। तो उन्होंने किया क्या? देखिए, सालेर का किला बहुत ऊंचाई पर स्थित था और मुगलों ने उसे घेर रखा था। अब मराठों की रणनीति सिर्फ सीधे हमला करने की नहीं थी। अच्छा। उन्होंने एक पिंसर मूवमेंट या दो तरफा हमले की योजना बनाई। एक तरफ से मोरोपंत पिंगले और दूसरी तरफ से प्रतापराव गुजर ने अपनी अपनी टुकड़ियों के साथ मुगलों पर धावा बोला। एक मिनट, आपने पूछा कि वे तोपों से कैसे बचे, तो इसका जवाब क्या है? जवाब है उनकी गति। मराठा घुड़सवारों की सबसे बड़ी ताकत उनकी अविश्वसनीय गति थी। उन्होंने मुगलों की तोपों के दोबारा लोड होने और आग उगलने से पहले ही वो जो बीच की दूरी थी उसे तय कर लिया। अच्छा, मतलब उन्होंने तोपों को इतना समय ही नहीं दिया कि वे अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकें। एकदम सही। उन्होंने फासला इतनी तेजी से खत्म कर दिया कि मुगलों के तोपखाने उनके अपने ही सैनिकों के लिए खतरा बन जाते अगर वे गोलीबारी करते। एकदम। और जब आप दुश्मन के बिल्कुल करीब आ जाते हैं, हैंड टू हैंड कॉम्बैट या हाथापाई की स्थिति में होते हैं, तो भारी तोपें पूरी तरह से अप्रासंगिक हो जाती हैं। वो तो है, वहां तोप का क्या ही काम। हाँ, धूल के बड़े बड़े बवंडर उठ रहे थे। तलवारों और भालों की आमने सामने की खूनी जंग हो रही थी। उस अराजकता में मुगलों का जो कड़क और भारी नेतृत्व ढांचा था, वो ढहने लगा। ऐसा क्यों? उनका ढांचा क्यों ढा? क्योंकि मराठा सैनिक केवल आदेशों का पालन करने वाली मशीनें नहीं थी। वे छोटे छोटे समूहों में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम थे। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल। लेखक इस जीत का श्रेय जिस बात को देते हैं वो यही है। मुगलों ने सोचा था कि वो सालेर को आसानी से कुचल देंगे, लेकिन मराठों ने अपने तेज पैंतरेबाजी और सामरिक बुद्धिमत्ता से उस विशाल सेना को उसी के भारीपन के जाल में फंसा दिया। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम इस तरह की जीत देखते हैं तो अक्सर लोग इसे साहस, जुनून या बस भाग्य का नाम दे देते हैं, जो कि एक बहुत ही सतही नजरिया है। हाँ, लेकिन जैसा कि मंगेश बनीबाई काशीराम रेपाड़ के पाठ से स्पष्ट होता है, ये केवल तलवार भांजने का अंधा साहस नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बेहद सिस्टमैटिक यानी व्यवस्थित दृष्टिकोण था। लेखक ने छत्रपति शिवाजी महाराज के अद्वितीय नेतृत्व और कुशल सैन्य रणनीति की जो विशेष प्रशंसा की है, वो इस ओर इशारा करती है कि उन्होंने एक ऐसी सैन्य प्रणाली खड़ी कर दी थी जो किसी भी परिस्थिति के अनुकूल खुद को ढाल सकती थी। एकदम सटीक बात कही है आपने। मतलब ये सिर्फ एक करिश्माई नेता की बात नहीं थी, बल्कि एक ऐसे ढांचे की बात थी जहां रणनीति को सबसे ऊपर रखा जाता था। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो हमें ये समझना होगा कि मुगलों की सेना भाड़े के सैनिकों और सामंतों की सेना थी, जो मतलब पैसों के लिए लड़ते थे। हाँ, जो मुख्य रूप से वेतन या लूट के लिए लड़ती थी। उनके जनरलों के बीच आपसी गुटबाजी बहुत होती थी। अच्छा। इसके विपरीत लेखक ने जिस अदम्य साहस का वर्णन किया है वो एक गहरे वैचारिक जुड़ाव और स्वराज्य की भावना से आता था। ये बात तो है, जब मकसद बड़ा हो तो लड़ने का तरीका भी बदल जाता है। बिल्कुल। और शिवाजी महाराज ने अपने सेनापतियों को जो स्वायत्तता दी थी वो उस समय के हिसाब से बहुत आधुनिक थी। स्वायत्तता मतलब फैसले लेने की आजादी। जी। युद्ध के मैदान पर जब हालात बिगड़ते हैं तो एक कड़क पदानुक्रम वाली सेना जैसे कि मुगलों की थी, वो निर्णय लेने में बहुत धीमी हो जाती है, क्योंकि उन्हें ऊपर से आदेश का इंतजार करना पड़ता है। हाँ, जब तक आदेश आएगा तब तक तो सब खत्म हो जाएगा। वही। लेकिन मराठा कमांडरों को मौके के हिसाब से रणनीति बदलने की पूरी छूट थी। सालेर के मैदान में ये लचीलापन और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता ही मुगलों की विशालता पर भारी पड़ी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इसका मतलब है कि लेखक सिर्फ सालेर की भौतिक जीत का जश्न नहीं मना रहे हैं, बल्कि उस पूरी बौद्धिक और रणनीतिक श्रेष्ठता को रेखांकित कर रहे हैं जिसके कारण मुगलों को मुंह की खानी पड़ी। बिल्कुल सही। अब युद्ध तो खत्म हो गया और मराठों ने एक असंभव सी लगने वाली जीत हासिल कर ली। लेकिन इस घटना का जो प्रभाव पड़ा वो केवल सालेर के मैदान या उस एक दिन तक सीमित नहीं रहा। नहीं, वो बहुत दूर तक गया। हाँ, क्योंकि मंगेश रेपाड़ जी के पाठ में एक बहुत ही कड़ा और बड़ा दावा किया गया है। वे लिखते हैं कि सालेर का युद्ध वो महत्वपूर्ण कालखंड था जब मुगलों के प्रभुत्व का पतन शुरू हुआ था। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब कोई स्रोत एक युद्ध को पूरे साम्राज्य के पतन से जोड़ता है
तो इसके पीछे की ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक वजह क्या होती है? ये दावा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, शक्ति, विशेष रूप से शाही शक्ति, अक्सर एक मनोवैज्ञानिक भ्रम प्रतीकी होती है। भ्रम? कैसा भ्रम? अजेयता का भ्रम। मुगलों के बारे में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में ये धारणा थी कि उन्हें किसी खुली जंग में नहीं हराया जा सकता। मतलब लोग मानते थे कि वे हार ही नहीं सकते। हाँ, ये माना जाता था कि आप छिपकर उन्हें परेशान कर सकते हैं, लेकिन सीधे टकराव में वे आपको कुचल देंगे। सालहेर के युद्ध ने इस सदियों पुराने तिलिस्म को एक ही झटके में चकनाचूर कर दिया। अरे बाप रे! जब औरंगजेब की इतनी विशाल और सुसज्जित सेना पूरी तरह से तबाह हो गई, तो पूरे भारत में यह संदेश गया कि ये मशीनरी अजय नहीं है। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि एक बार जब लोगों ने देख लिया कि दीवार में दरार आ सकती है, तो फिर हर कोई उस दीवार को गिराने की सोचने लगा। ये एक डोमिनो इफेक्ट या श्रृंखला प्रतिक्रिया की तरह रहा होगा। यही वो बिंदु है जिसे लेखक प्रमुखता से उभारते हैं। एक बार जब डर खत्म हो जाता है, तो विद्रोह भड़कने लगते हैं। सही बात है। सालहेर की जीत के बाद मराठा सेना केवल रक्षात्मक नहीं रही, बल्कि वे आक्रामक हो गए। उन्होंने खुद हमले शुरू कर दिए। हाँ, उन्होंने मुगलों के क्षेत्रों में घुसकर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। इस हार ने मुगलों के संसाधनों और उनके आत्मविश्वास पर इतना गहरा वार किया कि वे फिर कभी उसी पुराने दबदबे के साथ खड़े नहीं हो सके। इसलिए इस पाठ में सालहेर को मात्र एक सैन्य घटना नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास के उस टर्निंग पॉइंट या युग परिवर्तन के बिंदु के रूप में देखा गया है, जिसने मुगलों के पतन की वास्तविक नींव रखी। तो अगर हम इस पूरे गहन विश्लेषण के तारों को एक साथ जोड़ें, तो मंगेश बनीबाई काशीराम रेपाड़ द्वारा प्रस्तुत ये ऐतिहासिक पाठ हमें युद्ध और सत्ता की एक बहुत ही गहरी समझ देता है। बिल्कुल देता है। हमने देखा कि कैसे मुगलों की वो भारी भरकम, धीमी और संसाधनों से लदी सेना, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती थी, वो सह्याद्री के भूगोल और मराठों की चपलता के सामने उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। हमने सालहेर के मैदान के उस खूनी टकराव को समझा, जहां मराठों ने अपनी पिंसर रणनीति और अविश्वसनीय गति से मुगलों की भारी तोपों को पूरी तरह से अप्रासंगिक कर दिया। और हमने उस प्रणालीगत नेतृत्व को भी समझा, जिसे लेखक ने अद्वितीय कहा है। जी, एक ऐसा नेतृत्व जिसने केवल तलवार के जोर पर नहीं, बल्कि एक अत्यधिक लचीली, त्वरित निर्णय लेने वाली और स्वराज्य की भावना से ओतप्रोत सैन्य संरचना के दम पर मुगलों की गुटबाजी से भरी सामंती सेना को मात दी। बिल्कुल सही कहा। यह पाठ स्पष्ट रूप से यह स्थापित करता है कि कैसे एक अकेली और रणनीतिक रूप से हासिल की गई जीत पूरे भारतवर्ष के मनोवैज्ञानिक परिदृश्य को बदल सकती है और एक विशाल साम्राज्य के पतन का कारण बन सकती है। ये जानकारी आज के संदर्भ में भी उतनी ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। ये हमें बताती है कि आपके सामने खड़ी चुनौती चाहे कितनी भी विशाल और अजेय क्यों ना दिखे, यदि आपके पास सही सामरिक सोच है, चपलता है और स्थिति के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता है, तो उस स्थापित शक्ति के सबसे मजबूत कवच को भी भेदा जा सकता है। एकदम। भारी होना हमेशा ताकतवर होना नहीं होता। हाँ, कई बार चतुर और तेज होना ज्यादा भारी पड़ता है। सालेर के युद्ध ने इतिहास के पन्नों पर यह हमेशा के लिए दर्ज कर दिया कि जब एक ठोस रणनीति और अदम्य साहस का मिलन होता है, तो सबसे बड़ी सत्ता को भी अपनी दिशा बदलनी पड़ती है। बिल्कुल। और यही विचार हमें एक बहुत ही प्रासंगिक और गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। सालेर के युद्ध ने साबित कर दिया कि रणनीति और साहस के आगे विशाल सेनाएं भी घुटने टेक सकती हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। इतिहास में ऐसे और कितने सालेर छिपे हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। ऐसी कितनी रणनीतिक चालें और ऐसे कितने निर्णायक पल रहे होंगे जिन्होंने सत्ता का रुख तो पूरी तरह से बदल दिया, लेकिन शायद आज की दुनिया में उन निर्णायक पलों और रणनीतियों पर उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। इस पर